नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और IBC 24 लगातार उस बड़ी खबर पर बना हुआ है जिसके बाद पूरा देश इस खबर से हिल गया। दंतेवाड़ा में कुआंकोंडा के पास में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। इस कायराना हमले ने बस्तर में 11 तारीख को होने वाले चुनाव पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले नक्सलियों ने एक बार फिर दंतेवाड़ा में खून की होली खेली। माओवादियों ने चुनावी प्रचार से लौट रहे विधायक भीमा मंडावी के काफिले को निशाना बनाया। सड़क पर आईडी ब्लास्ट कर माओवादियों ने बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट फोर्स के 4 जवानों को भी शहीद कर दिया। हमला इतना भयानक था कि सड़क पर 7 फीट तक गड्ढा बन गया। दंतेवाड़ा के विधायक श्री भीमा मंडावी, उनकी जो वाहन के चालक है और 3 PSO, कुल 5 लोग का इस घटना में मृत्यु होने का जानकारी मिल रहा है। आप सभी के माध्यम से सारे लीडर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी इफेक्टेड एरिया में जो लीडर्स हैं, बिना फोर्सेस के सूचना के भी या बिना SP के सूचना के कोई भी इंटीरियर में ना जाए। नहीं, हमारा जाना था, लेकिन फोर्सेस ने, चूँकि हम लोगों का रूट ही वही था, हमको प्रोग्राम में उसी ओर से अटेंड करते हुए आना था, हम लोग को फोर्स ने रोक दिया। इस वजह से हम दूसरे रूट से आ गए। प्लान्ड एम्बुश था? हाँ, ये प्लान्ड था। ये अब किसके लिए था ये नहीं कह सकते, चूँकि सभी अभी लगातार इलेक्शन के चलते सारे जनप्रतिनिधि दौरे पे चल ही रहे हैं। 2 दिन से लगातार पूर्व विधायक जी भी दौरे पे थे। आज सुबह से भी मतलब हम लोग लगातार दौरे पे हैं। उधर उसी एरिया में भीमा मंडावी जी का भी दौरा चल रहा था। ब्लास्ट के बाद क्या फायरिंग वायरिंग? हाँ, मतलब फायरिंग भी, हैवी फायरिंग हुई है। बता, सुकमा, दंतेवाड़ा, धमतरी और राजनांदगांव के बाद एक बार फिर दंतेवाड़ा में हमला कर नक्सलियों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि उनकी जड़ें अभी भी मजबूत हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी चुनावी सभा छोड़कर आनन फानन में रायपुर पहुंचे और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। जैसे भी आगे कदम होंगे, हम जो बताने लायक हो पब्लिक के लिए हम बिल्कुल बता देंगे। पब्लिक को हम भरोसा दिलाते हैं कि पोलिंग स्टेशंस पे हम बिल्कुल पुख्ता इंतज़ाम रखेंगे और किसी भी ऐसी इस प्रकार की कोई घटना ना हो, उसके बारे में हम पूरी एहतियात बरतेंगे और कोशिश करेंगे कि बिना किसी बाधा के निर्वाचन कार्य फर्स्ट फेज में संपन्न हो जाए। जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वहाँ पे डेली डिमाइनिंग किया जा रहा है। यहाँ पे 1 हफ्ते पहले डिमाइन किया गया था डेली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बूथ शिफ्ट हो गया था तो हमारा फोकस आगे तक था। तो निश्चित रूप से सूचना लगातार इनको बताई गई थी। बचेली में रोक कर इनको बताया भी गया कि रोड सैनिटाइज नहीं है। जब भी रोड सैनिटाइज नहीं हो तो VIP का चलना एक खतरे की बात होती है। जब भी उन्होंने सुरक्षा मांगी, कल भी सुरक्षा दी गई, परसों भी, मतलब 5 दिन से लगातार DRG की सुरक्षा दी जा रही है, क्योंकि कल से पोलिंग पार्टी जानी है। तो हमें 3 बजे सुबह बात भी करी कि 3 बजे के बाद कोई डोर टू डोर कैंपेन यदि करना भी है दंतेवाड़ा में, गीदम में किया जाए, जो शहरी क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र में कृपया ना किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि हैं, कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस के 4-5 जनप्रतिनिधि जो जट सिक्योरिटी वाले हैं, भाजपा के हैं, तो सबको सिक्योरिटी DRG का देना संभव नहीं है। कल से पोलिंग पार्टी जानी है, इसलिए 3 बजे हमने विड्रॉ किया था, समझाई थी, इसके बाद भी नहीं माने और दुखद घटना हो गई। नक्सलियों ने दोपहर के बाद करीब 4 से 5 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। बस्तर में चुनाव से करीब 36 घंटे पहले हुए इस हमले ने ये बता दिया है कि माओवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने के लिए खून की होली खेल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नक्सलियों की इन कायराना हरकतों को रोकने में सफल हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक जनप्रतिनिधि की इस तरीके से नक्सल हमले में मौत के बाद फिर से वही सवाल हैं। हालांकि ये बात क्लियर की गई है आयोग के द्वारा कि तिथि जो निर्धारित की गई थी तभी चुनाव होगा, लेकिन किस परिस्थिति में और क्या हालात सामने लेकर के चुनाव हो रहा है, इसको लेकर कई सारे सवाल हैं। हम इनसे जुड़ेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शन आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा इस अटैक के बाद, सुनवाते हैं। लगातार घटनाएं 1, 2, 3, 4, 5 घटनाएं हुई है और इस 100 दिन में जिस प्रकार पूरे बस्तर को भय आतंक से मानपुर तक जकड़ लिया है, ये सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है कि पूरा का पूरा बस्तर फिर से असुरक्षित हो गया है। एक चुनाव के आने के पहले ही
कि कांग्रेस और कांग्रेस के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में कितनी बुरी हो सकती है। निश्चित रूप से ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है, जो अपने विधायकों को सुरक्षित ना रख सके, अपनी जनता को सुरक्षित ना कर सके। तो तीन अहम बातें हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पहले से ताकीद किया गया था कि जिस रास्ते का चुनाव किया जा रहा है बचेली से नकुलनार के बीच में, उसका इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि वहां आरोपी नहीं है, और इसके बाद भी उनका उस रास्ते के ऊपर जाना विधायक जी के काल के गाल में समाने की दिशा में बढ़ा हुआ कदम देखा गया। दूसरी तरफ ये कि तय तारीख के ऊपर चुनाव और उसके पहले की अलर्टनेस के बीच में इतने बड़े नक्सल घटनाक्रम के बाद क्या और किस स्तर पर खामियां रह गई, कमियां रह गई, क्योंकि हर बार कुछ ह्यूमन एरर्स, मानवीय त्रुटियां इस तरह की नक्सल वारदातों की वजह बनती हैं। तो क्या यहां पर ऐसी कोई एक चूक रही या चूक की कोई चेन रही जिसकी वजह से ये हुआ? ये दूसरा अहम सवाल है। और तीसरा ये कि लगातार चुनाव के पहले नक्सली अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे, क्या इसमें रणनीतिक स्तर पर कोई चूक रही? क्या इसे भांपने में कोई चूक रही? इन सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ घंटे हम कह सकते हैं फर्स्ट फेज के लिए बस्तर में चुनाव के बचे हैं, और इसके पहले इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आया जिसमें कुल 5 लोगों की जान गई, 4 जवान इसमें शहीद हुए और एक जनप्रतिनिधि जो इकलौते बीजेपी के उस इलाके के विधायक थे, उनकी इसमें मौत हुई है। हमारे साथ में इस समय चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र पांडे जी, बीजेपी से पहले जुड़े रहे और तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के ऊपर बारीक नजर रखते हैं, अलग अलग पदों पर भी रह चुके हैं। आज का विषय ऐसा है चंद्रशेखर जी कि जिस पर बातचीत करते समय बहुत तकलीफ होती है। कई साल, कई चुनाव हो गए, नक्सल हमले का खतरा, नक्सल वारदात का खतरा, चाहे कोई सरकार हो, कोई वक्त हो, कभी भी ये टलता नहीं है। पहले मौजूदगी का एहसास कराया पिछले 15 दिन, और अब इतनी बड़ी नक्सल घटनाक्रम घट गए। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए पुनीत जी, इस आकस्मिक हुई घटनाक्रम से मैं खुद भी स्तब्ध हूँ और हमारी पार्टी भी विचलित है। मुख्यमंत्री जी स्वयं दुखी हैं और उन्होंने कांग्रेस की सभा को जो पास में थी दोंदे मटिया में तुरंत छोड़ के वापस सीएम कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने बैठक ली है। निश्चित तौर पर एक कायरतापूर्ण घटना है और दुखद है, और मैं और मेरी पार्टी दोनों ही इस घटनाक्रम की, इस कायरतापूर्ण घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हैं। आपको लगता है हर एक नक्सली घटनाक्रम के पीछे कोई ना कोई मानवीय त्रुटि होती है? हमने सुना पुलिस के अधिकारियों को, हमने सुना नेताओं के वर्जन को, इस पर कोई राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन ये घोर राजनीतिक दौर है और ऐसे में राजनीति होगी, ये बात आप भी जानते हैं। क्या इसमें आपको कहीं कोई चूक नजर आती है? क्या इसके लिए वाकई एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत आपको नजर आती है? जी, अभी आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने सुना, वहाँ के एसपी महोदय कह रहे थे कि बचेली से नकुलनार का जो रास्ता है वो असुरक्षित है, वहाँ रोड ओपनिंग पार्टी भी उपलब्ध नहीं थी, और चूंकि चुनाव सामने है इसलिए सबको डीआरजी की सुरक्षा दे पाना संभव नहीं है। इसलिए माननीय विधायक महोदय को इस बात के एहतियात तौर पर सूचित भी कर दिया गया था और आग्रह भी किया गया था कि कृपया उस रास्ते से ना जाए। फिर भी उन्होंने उस मार्ग का चयन किया, और ये घटना मानवीय भूल कहें या दुखद घटना कहें हो गई, और जो कि निंदनीय है, क्योंकि ये भाजपा के नहीं, ये छत्तीसगढ़ के विधायक थे और ऊर्जावान युवा नेता थे। तो निश्चित तौर पर दुख तो सभी को होता है, और जिनके साथ बीत चुकी, क्योंकि इन घटनाओं से हम वाकिफ हो चुके हैं, ये इस प्रकार की घटनाएं हमारी पार्टी के साथ हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर इस बात का जो दर्द होता है उससे हम लोग से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। तो निश्चित तौर पर ये दुखद तो है और निंदनीय भी है। चलिए, इस वक्त मैं भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उनके ट्वीट्स जो हैं उनको भी देख पा रहा हूं। वो खुद भी लिखते हैं कि इस पीड़ा को हमसे ज्यादा कौन समझेगा, जिन्होंने अपने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी एक बड़े नक्सल हमले में खो दी। इस तरह से वो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया कि एक बार फिर से दृढ़ता के साथ संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की अपनी लड़ाई के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, और मैं शीर्ष अधिकारियों के साथ में घटना की समीक्षा कर रहा हूं। ये सरकार की तरफ से आए हुए हम कह सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये प्रदेश और देश को बताया कि किस तरह इस पूरे घटनाक्रम के बाद में चीज़ें आगे बढ़ रही। वीरेंद्र पांडे जी, लंबे समय से ये बात की जाती रही कि कहीं ना कहीं नक्सली अब ना तो कोई विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही वो कहीं किसी के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो केवल अपने एक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और डर और आतंक का एक कारोबार चला रहे हैं। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ घंटे पहले फर्स्ट फेज से यह बड़ा घटनाक्रम घटता है। दुर्भाग्यजनक तो है।
और इस बात की समीक्षा होनी ही चाहिए कि जब हाई अलर्ट पर सारा मामला है और चुनाव के समय आपने देखा पिछले चुनाव को बड़ी सफलतापूर्वक किया गया, कोई घटना नहीं घटी। और अभी मैं आज ही बाहर से आया हूँ, लौट कर मैं अखबार देख रहा था तो इस बात की चिंता शायद चुनाव आयोग में भी है कि पिछली बार 500 कंपनियां थी, इस बार 350 कंपनियां हैं। लेकिन चुनाव को सफलतापूर्वक करवा लेना अतिरिक्त बल लगा करके ये समाधान नहीं है। वास्तव में 1980 से लगातार ये शुरुआत हुई इसकी। आज आप समझ लीजिए 39-40 साल हो गए। इन 39-40 सालों में हम कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। और हमेशा चूंकि ध्रुवीकृत राजनीति है इस प्रदेश में, हमेशा इस बात की कोशिश होती है जो सत्तारूढ़ होता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी मान करके दूसरा उसकी आलोचना करता है। अभी मैं सुन रहा था पूर्व मुख्यमंत्री को, उनका पिछले 100 दिनों में बस्तर असुरक्षित हो गया है। वो पिछले 15 साल को भूल गए, उनके जमाने में क्या हुआ था। एक पूरी पार्टी के 29 लोग, बाद में एक लोग 30 लोग मारे गए और उस समय भी ये बात उठी थी कि जानबूझकर की सुरक्षा में चूक की गई। मेरा कहना है कि इस आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके बैठ करके शायद एक बार इसका प्रयत्न हुआ कि विधानसभा बैठी और उस विधानसभा में क्लोज डोर विधानसभा थी, उसकी बातें बाहर नहीं आई। लेकिन बाद में जब साल 6 महीने निकल गए तो विपक्ष में जो लोग बैठे थे जो आज सत्तारूढ़ हैं, उन्होंने कहा कि वहां जो बातें तय हुई उस बात पर अमल नहीं किया गया। तो इस सारे मामले को एक तो मेरा कहना है इसको केवल बल से समाप्त नहीं किया जा सकता, इस बात को समझ लें आप। कश्मीर में हम देख रहे हैं कि बड़ी पीठ ठोकी जा रही है कि हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, लेकिन सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का परिणाम क्या निकला? सर्जिकल स्ट्राइक अगर होती है और उसके बाद कोई घटनाएं नहीं होती, एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद कोई घटनाएं नहीं होती, तब तो इनका औचित्य है। आप दूसरी बात और एक मैं बता रहा हूं, इजराइल को देखिए आप। 15 मई 1948 को इजराइल देश बना, 48 घंटे बाद युद्ध चला, आज तक चल रहा है, वहां शांति नहीं। मतलब बल के माध्यम से इस बात को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को समझ करके सभी दलों को ये मान करके सत्तारूढ़ दल की समस्या नहीं है, ये प्रदेश की समस्या है और इसमें सब लोगों को मिलजुल करके कोई ना कोई निकालना चाहिए। आलोचना और प्रत्यालोचना से बचना चाहिए, समाधान की दिशा में निकलना चाहिए और लात और बात इन दोनों चीजों का संतुलन बैठा करके इस काम को करना चाहिए। अब ये यहाँ पर जो बातें प्रथम दृष्टया आ रही हैं कि उनको मना किया गया था कि आप उस रास्ते से मत जाओ, तो कई बार ये होता है ना कि हिले रोजी और बहाने मौत, तो हो सकता है कि ये भी हो। अगर उन्होंने मना किया और उन्होंने जिद करके वो गए तो वो गलती तो है, लेकिन फिर भी बार बार ये सवाल उठता है कि यहाँ पर 50 कंपनियां हैं, मतलब 50,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल है इस पूरे नक्सली ऑपरेशन को वो करने के सामान्यतः, और 20,000 से ज्यादा पुलिस का बल है। मोटा मोटा 1 लाख केवल नक्सली क्षेत्र को संभालने के लिए बैठा हुआ बल है, लेकिन हम उसको काबू नहीं पा रहे। तो उसको ठीक से विचार करना चाहिए और राजनीतिक दलों को आपस में सामंजस्य बिठाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, साथ में जनता, जनप्रतिनिधि और उस क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, इन सबको साथ में लेकर समाधान की दिशा में बढ़ना चाहिए। चंद्रशेखर जी, आपको लगता है जो बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं, हालांकि इसमें एक पॉइंट और भी है कि जब कभी आप बातचीत की बात करते हैं, चाहे देश के स्तर पर हो, चाहे सीमाओं के स्तर पर हो, चाहे अगर आप नक्सलवाद के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आपने जहां बातचीत का जिक्र किया, इस तरह की घटनाएं वो सेंटिमेंट को इस कदर उभारती कि ये लगता है कि शायद रवैया ढुलमुल है, लेकिन हर कोई ये मानता है कि कहीं ना कहीं टेबल के ऊपर आकर बात करनी पड़ेगी। क्या स्पष्ट रवैया या जो वीरेंद्र जी ने कहा है उससे थोड़ा अलग जाकर आपकी सोच? नहीं, देखिए पुनीत जी, स्थायी समाधान के लिए तो वार्तालाप, बातचीत जरूरी है, लेकिन प्रश्न उठता है कि बातचीत किनसे करें, कौन है जो बातचीत करने के लिए जिम्मेदार है। जब तक उनकी ओर से पहल नहीं होगी, क्योंकि हमने तो स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने, माननीय भूपेश बघेल जी, की जो भी वार्तालाप होगी निशर्त होगी और हम बैठ के बात करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि बातचीत से स्थायी समाधान निकलेगा। किंतु इस प्रकार के कृत्यों के साथ बातचीत यह तो संभव नहीं है, तो कायरतापूर्ण घटना है और इस संसदीय प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जिसको जनता चुनती है, जो जनप्रतिनिधि है, उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं कायरतापूर्ण है और एक प्रकार से ये शासन को चुनौती है
और ये एक्चुअल में 100 दिन में जो भूपेश बघेल जी की सरकार आक्रामक रूप से नक्सली एरिया में घुस के कार्रवाई की थी, ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि वो घबरा गए थे, डर गए थे, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उसमें सफलताएं भी मिल रही है। 18 से ज्यादा नक्सली हमने पिछले 60 दिनों 100 दिनों में मार गिरा है और उनकी मान में घुस के हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी काफी कुछ संख्या में सवेरे कुछ लोगों ने सरेंडर किया है दबाव में, तो निश्चित तौर पर ये सरकार की सफलताएं हैं। लेकिन इस प्रकार से बौखला के इस प्रकार की घटनाक्रम करना ये निंदनीय है। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि वार्तालाप और शांति की प्रक्रिया, हिंसा की प्रक्रिया ही स्थायी समाधान का उपाय ढूंढती है, ऐसा मेरा भी मानना है। चलिए, लेकिन इस बीच जो है, जिस तरह से मैं ट्वीट पढ़ पा रहा हूं और जो हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, इन ट्वीट्स में भी आप देखें कि लगातार चीजें चेंज हो रही हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये ट्वीट करते हुए कहते हैं कि मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि जिस भाषा में नक्सली बोल रहे हैं उसी भाषा में उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मतलब जो बात कहीं ना कहीं शुक्ला जी कह रहे हैं या जो बात जिस तरह से हमारे साथ में वीरेंद्र पांडे जी कह रहे हैं, इसमें एक संतुलन होना चाहिए, कहां सख्ती और कहां बातचीत के लिए आप बातचीत करेंगे। नक्सल एक्सपर्ट हमारे साथ में मनीष गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, फिर से एक घटनाक्रम घटा, सब स्तब्ध हैं, सब में रोष है और फिर से वही सवाल हैं जिनको हर बार हम डिस्कस करते हैं। जिम्मेदारी किसकी, कहां चूक, क्या किया जाए? नहीं, आज का जो घटनाक्रम है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इस प्रकार की घटना का अंजाम देना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। और जहां तक अभी तक की जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, लोकसभा चुनाव में पहले चरण में बस्तर संसदीय सीट का चुनाव होना है, अभी तक पूरी शांति व्यवस्था बरकरार थी। मुझे लगता है कि आज का जो घटनाक्रम हुआ है इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसका बारीक विश्लेषण करना चाहिए और कहीं ना कहीं इस मामले में सुरक्षा की चूक हुई है, जिसका नुकसान विधायक और 5 अन्य लोगों को उठाना पड़ा है। कुल 5 लोग इस घटना में शहीद हुए हैं और सबसे बड़ी बात, चुनाव के 2 दिन पहले इस प्रकार की घटना को अंजाम दे करके नक्सलियों ने एक जो दहशत का वातावरण उन्होंने निर्मित किया है, यह लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। मुझे लगता है इस विषय पर भी सरकार को और पुलिस को सोचना चाहिए। आज की जो घटना हुई है, उस घटना में मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि चूंकि दंतेवाड़ा के जो विधायक हैं भीमा मंडावी, उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। बावजूद इसके वो जिस रूट से आ रहे थे, वो रूट खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। दंतेवाड़ा से नकुलनार पहुंचने के लिए शॉर्टकट रोड है, हालांकि पक्का रोड है, लेकिन जिस प्रकार की पहाड़ियां, मोड़ और सकरा रोड होने के कारण नक्सली इस सड़क पर पिछले काफी समय से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बावजूद इसके विधायक के काफिले को आरोपी नहीं दी गई। यदि रोड ओपनिंग पार्टी होती तो संभवतः ये हमला रोका जा सकता था। ये गंभीर चूक है। जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त विधायक को अगर इस प्रकार की आरोपी की सुविधा नहीं दी जाती तो निश्चित रूप से ये चिंता विषय है। और मुझे लगता है कि इस विषय पर पुलिस प्रशासन को बड़ी गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए और इस घटना से जो दहशत का माहौल है, वो माहौल कहीं ना कहीं बस्तर जो पिछले कुछ समय से शांति के वातावरण में था, बस्तर में शांति आई हुई थी, ये फिर से इस घटना ने जो सुर्खियां दी हैं, इस घटना के चलते प्रदेश और बस्तर का नाम पुनः बदनाम हुआ है। अब समय आ गया है कि सरकार को, भूपेश सरकार को, और चूंकि अभी हाल ही में ये सरकार बदली है, लेकिन पहली घटना ये इतनी बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि पहली बार आज मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है, नक्सलियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। अगर ये सरकार में सत्तारूढ़ होने के बाद अगर नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक और इस प्रकार की सीधी कार्रवाई का जो संकेत अगर सरकार के द्वारा दिया जाता, तो मुझे लगता है
कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। कि क्या कोई जनप्रतिनिधि अगर किसी एक रास्ते पर जाने से मना करने के बाद जाता है तो क्या सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? इस मामले में आपको किसकी चूक नजर आती है? देखिए, जिस मार्ग की चर्चा हो रही है और जिस मार्ग में घटना हुई है, ये कोई ऐसा मार्ग नहीं था कि जिस पर सुरक्षा न दी जा सके। कई बार लोग शॉर्टकट रास्ते से आना जाना करते थे। मैं स्वयं कई बार गया हूँ उस रास्ते से। लेकिन अगर चुनाव के वक्त कोई जनप्रतिनिधि अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहता है, आप 3 बजे तक उसको 50 का बल दे रहे हैं, उसके बाद आप मोटरसाइकिलों से जवानों को अगर रवाना कर दिए होते तो ये घटना, नक्सलियों का एम्बुश अपने आप चिन्हांकित हो गया होता। लेकिन सुरक्षा न देना मुझे लगता है गंभीर विषय है। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस इनपुट का भी ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी चूक है। भाई, अगर विधायक जिद करते हैं तो उनको रोका जा सकता था, और कोई आदमी खुद गड्ढे में कूदने के लिए क्यों जाएगा? कहीं ना कहीं आपके जो सुरक्षा मानक हैं, उनको जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, आपके साथ जवान भी हैं, तो वो रोक सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, आम आदमी जो पुलिस के मना करने के बाद भी जाए वहां पर, और वो तो विधायक हैं जिनके साथ हमेशा सुरक्षाकर्मी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जरूर है कि मतलब उस मार्ग पर आरोपी, वो मार्ग जो है ना खतरनाक था, और लेकिन आरोपी देना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव जैसी जो प्रक्रिया चल रही हो, इस दौरान निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि आपको प्रत्याशी या वीआईपीज जो स्टार प्रचारक हैं, वो अगर जाते हैं तो उनके लिए सुरक्षा के मानकों का पालन किया जाना चाहिए। उनके लिए जो एहतियाती कदम जो हैं वो भी उठाए जाने चाहिए। ऐसे में मुझे लगता है कि इस इतना कह देने मात्र से कि हमने मना किया था और वो चले गए, ये आपके कर्तव्य की इतिश्री नहीं है। इस मामले में सुरक्षा की चूक और आरोपी न देना ये गंभीर विषय का सूचक है, और कम से कम पुलिस को इन सारी चीजों से बचना चाहिए। जी, तो चुनाव के प्रथम चरण में बस्तर इकलौती सीट प्रदेश की जो है, वहां पर चुनाव के थोड़े समय पहले तक प्रचार का जब शोर थमा, उसके ठीक बाद एक घटनाक्रम घटा जिसमें एक जनप्रतिनिधि उनकी हमला करके उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद कई सारे सवाल उठे हैं। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो पुलिस कप्तान है प्रदेश के, वो कहते हैं कि उन्होंने इस बात की सूचना पाते ही रोका था जनप्रतिनिधि को, इसके बावजूद वो उस रास्ते पर गया और उसके बाद एक घटना घटी है। शुक्ला जी, ये सवाल पुलिस से भी पूछा गया। ये सवाल जाहिर तौर पर जब विपक्ष आपके सामने होगा तो आपसे पूछेगा, क्या सूचनाएं प्रॉपर आपको लगती है इस पूरे मामले में आई? क्या जिस निर्देश की अवहेलना की गई वही इकलौती वजह आपको इसको दिखाई पड़ती है? आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी कई बार जनभावनाओं के तहत किन्हीं ऐसी जगहों पर जाते होंगे जहां शायद आपको थोड़ा खतरा लगता हो या बताया जाता हो। देखिए पुनीत जी, सावधानी ही सुरक्षा की पहला मूल मंत्र होता है। और जैसे कि अभी बयान पुलिस के आला अधिकारियों का आ रहा है, नक्सल हेड का आ रहा है, माननीय डीजी साहब का आ रहा है कि उनको डीआरजी की कंपनी दी गई थी, 50 मोटरसाइकिल जवानों को बल दिया गया था, जिसको प्रचार कंप्लीट करने के उपरांत प्रचार समाप्ति के समय 3 बजे बाद स्वयं माननीय भीमा मंडावी जी ने लौटा दिया। और उसके बाद उनको आकस्मिक घटनाक्रम बना, आकस्मिक कार्यक्रम बना और वो चले गए बचेली। वहां भी माननीय टीआई ने उसे फोन करके 3:50 में उस वहाँ के जो टीआई हैं उन्हें फोन करके बताया, जब उनको अचानक पता चला कि माननीय महोदय इस रास्ते से जा रहे हैं, उन्होंने उसकी बात का अवहेलना किया। उनको एंटी लैंडमाइंस व्हीकल में बैठे हुए थे, उनको जेट प्लस सुरक्षा मिली थी, पर्याप्त वो था। लेकिन चूंकि घटना हुई है तो निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि सावधानी ही सुरक्षा का पहला मूल मंत्र होता है, और इस बात का आगाह सभी को किया जाता है। निश्चित तौर पर गलतियां तो हुई है और गलतियों की जांच भी होगी, समीक्षा होगी, कार्यवाही भी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कह दिया है कि जिस बात की भाषा को नक्सली समझते हैं, अब उनसे उसी भाषा में बात किया जाएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो अपराधी है, जो नक्सलाइट है, जो इस घटना की में, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा स्टैंड स्पष्ट आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चूक के लिए
अब चूंकि माननीय महोदय रहे नहीं है, लेकिन उनको एहतियात लेना था, क्योंकि सब कुछ प्रशासन आग्रह कर सकता है, प्रशासन निवेदन कर सकता है, प्रशासन बता सकता है, लेकिन आप सुरक्षा नियमों का अवहेलना करके गए थे। इस प्रकार की घटना हुई, लगातार शासन प्रशासन को सुरक्षा दे रहा था, यही काम सरकार की ओर से कोई चूक नहीं हुई है, और उनको आग्रह भी लगातार किया गया था, अंतिम समय तक इसका साक्ष्य है। तो निश्चित तौर पर ये हुआ है। और वीरेन जी, आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में अब पूरा प्रकरण जब पुलिस के नजरिए से भी आपने देख सुन लिया, आपको लगता है कि इस मामले में किसी की जिम्मेदारी तय होना चाहिए? दूसरा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जहां से आपने शुरू किया था कि किस तरह सख्ती और बातचीत दोनों का एक तालमेल होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी विडंबना रही, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कितने भी टर्म की सरकार रही हो, वो बातचीत के रास्ते पर जाए, विकास के रास्ते पर जाए या सख्ती के रास्ते पर जाए, इनका तालमेल तो छोड़िए, अलग अलग वक्तों में अलग अलग बयान देने ही पड़ते हैं सियासी मजबूरी के तहत। ये आपका कहना ठीक है, कोई स्थायी नीति नहीं है, पहली बात। आप अभी आज भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया ट्वीट देखिए, उन दो बातें कही उन्होंने, नक्सलियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए ऐसा मैंने निर्देश दिया। दूसरी बात इन्होंने भी कही, उन्होंने भी कही कि हम सख्ती कर रहे हैं, इतने दिनों में इतने लोगों को मारा, इसलिए बौखला के ऐसा कर रहे हैं। मैं आप चिदम्बरम से शुरू करूंगा। चिदम्बरम, रमन सिंह और आज राजनाथ सिंह, इनके बयानों को उठा के देख लीजिए, सब में एक ही समानता मिलेगी। राजनाथ कहते हैं कि एक गोली मारेंगे हम 10 गोली चलाएंगे, यही बात बौखला करके घटनाएं कर रहे हैं रमन सिंह कहते थे, और यही बात चिदम्बरम कहते थे। तो ना शब्दों में हेर फेर है, ना तौर तरीके में हेर फेर है, और उसके बावजूद भी कोई परिणाम नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात अभी की घटना की बात है, डीजीपी ने कह दिया कि हमारे टीआई ने बात की, 1 मिनट 59 सेकंड बात की। अब 1 मिनट 59 सेकंड में उसने क्या बात की, अब वो बता रहे हैं, वही मानना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर उनको लगता था ये खतरा है, तो केवल टेलीफोन से बात क्यों नहीं? वो कहते आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, और उस गंभीरता को अगर वहां पर बताते या थोड़ी देर ठहरा लेते कि मैं कोई व्यवस्था करता हूं, तो ये उनका दायित्व तो नहीं बनता है। अगर हमको मालूम है आगे जाकर खतरा है, तो बलपूर्वक भी रोकना चाहिए था। ये क्यों नहीं किया गया? केवल ये कह देने से कि हमने उनको मना किया था, वो जनप्रतिनिधि है, वो नहीं माने। हम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं में देखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री की जेट सुरक्षा बनी हुई है, अगर कोई, मैं उनका बहुत नजदीकी भी आदमी हो, अगर उसका नाम नहीं, नहीं जाने देते हैं, वो करते हैं ना, सब नाराजगी को मोल लेकर के भी रोकते हैं ना। तो अगर उनको लगता है वहां पर खतरा था, तो टीआई को वहां जाना था, बलपूर्वक कहना था मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। ये कह करके बचना मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैंने जो बात करने की बात कही थी और बात और लात की बात कही थी, इसके साथ बात में वहां के आम नागरिकों को भी शामिल करना है। पंजाब हमारे सामने उदाहरण है। पंजाब में नक्सलवाद केवल गोली से नहीं खत्म हुआ, जब वहां की जनता ने खड़े होकर के उस आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की, उनके खिलाफ खड़े हुए। और ये स्थिति इस प्रदेश में कई स्थानों पर आई है, जहां पर लोगों ने खड़े होकर कहा कि हमको नक्सल नहीं चाहिए, हम नक्सलियों का विरोध करेंगे। और पिछले बार के चुनाव में उन्होंने उनके बहिष्कार के बावजूद बड़े संख्या में मतदान किया है। तो ये बातचीत में उनको प्रोत्साहित करना, ये भी उसमें शामिल है। लेकिन हम ये चूक रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक घटना होती है तो हम बल बढ़ा देते हैं। केवल बल बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने देखा ये काम नहीं चला है। इसलिए सारे मामले में एक निश्चित नीति होनी चाहिए। कभी आप बात करने की बात करते हो, कभी आप गोली चलाने की बात करते हो, कभी कहते हो नहीं। पर ये शायद इसलिए भी होता है ना कि आप देखिए, अगर आज की तारीख में इस समय इस मंच के ऊपर कोई एक भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का सक्रिय नेता होता, तो बातचीत का जिक्र करते वो भड़क उठता, वो जाहिर तौर पर सबको ढिलमुल नीति के तहत काम करने वाला बता देता। ये पहले की भी मजबूरी थी, आज की भी मजबूरी है। पहले तब कांग्रेस किया करती थी, अब बीजेपी ये काम करती। क्या नहीं लगता कि एक सूचना तंत्र, अगर सूचना तंत्र देखें नक्सलियों का तो वो लोकलाइट से जुड़ा हुआ है, एक सूचना तंत्र देखें पुलिस का या सुरक्षा बलों का तो उसमें लोकल लोगों की जरूरत है, ज्यादा लोगों की जुड़ने की जरूरत है। उसी फेथ बिल्डिंग में, उसी विश्वास कायम करने की प्रक्रिया के लिए जब सरकार कहती कि भाई लोगों को जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, हम जुड़ेंगे लोगों के साथ, उनसे बात करेंगे, तो फिर विपक्ष के निशाने पर वो आ जाते हैं। कहीं से तो कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। शायद ये विश्वास मेकिंग ही तो नहीं हो पा रही। इसलिए मैंने आपको कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठना पड़ेगा, उन अपने पूर्वाग्रहों को और राजनीतिक लाभ हानि को छोड़ना पड़ेगा,
तब ये संभव है। अगर हर घटना के पीछे कल इस प्रकार की घटना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी इसमें होती तो इनका सुर अलग होता, आज उनका सुर अलग है। तुम्हारे समय में 30-30 लोग मरे, तब तुम्हारा कहना कुछ और था, आज तुम्हारा कुछ कहना और है। तो ये मैंने कहा कि इस समस्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देख करके इस प्रदेश की समस्या के रूप में देखना चाहिए। और अब तो आसान है इनको दबाना, क्योंकि एक समय तो विचारधारा थी कि भाई एक विचारधारा थी जिसमें हम दलित शोषित को उनका अधिकार दिलाना है, बंदूक उसके लिए लगेगी। आज वो तो नहीं रह गई, तो वो तो एक अपराधियों का गिरोह हो गया है। तो आपको वहां के जनता से संवाद करना पड़ेगा। एक बड़ा छोटा सा सवाल और बड़ा मौजूद सवाल है आज के दौर का, दोनों से पूछूंगा मैं। पहले शुक्ला जी आपसे पूछता हूं, आपको लगता है जिस समय घटनाक्रम हुआ है, जिस समय ये नक्सली वारदात हुई है, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? आप लगातार प्रयास करते रहे, बीजेपी लगातार प्रयास करती रही, प्रशासन प्रयास करता रहा कि फेयर इलेक्शन होंगे, आप आए वोट करें, असर तो पड़ता है। आपके मुताबिक कितना असर पड़ेगा? जी, नक्सलियों का ये प्रयास ही जनता को डराने का प्रयास है और अपनी बात कहलवाने का, लेकिन सरकार कटिबद्ध है और सरकार अपनी विकास योजनाओं को लेकर लगातार जनता के बीच जा रही है और हमने लगातार कार्रवाई भी की और हमारी विकास किए गए विकास कार्यों से ही जनता नक्सलाइट बौखला गई है। जिस प्रकार तेंदुपत्ता संग्राहक को हमने 4,000 रुपये प्रति फड़ दिया, आज आदिवासी समुदाय हमारे साथ जुड़ने के लिए कटिबद्ध है। जिस प्रकार हमने उनके इमली को और अन्य चीजों को खरीदने का प्रयास किया, नक्सलाइट बौखलाहट में है क्योंकि वो जान रहे हैं कि आदिवासी समुदाय कांग्रेस से जुड़ रहा है, राज्य शासन से जुड़ रहा है और ये बात पांडे जी लगातार कहते हैं कि आप लोगों के वर्जन, नहीं यही बात पांडे जी कह रहे हैं कि ये आपके वर्जन रहेंगे। बहुत छोटा सा कमेंट पांडे जी, असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। एक दिन पहले इस प्रकार की घटना होगी, भय होता ही है और आपके मतदान में इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। ठीक है। और ये उन्होंने देखा 294 केंद्र शिफ्ट किए हैं, 35-35 किलोमीटर दूर हैं, 15 किलोमीटर दूर है, उसमें मतदान पर असर पड़ेगा और मतदान पर असर पड़ना उनको अपनी सफलता महसूस होगी। ठीक है, चलिए आप दोनों का शुक्रिया। हालांकि आज का जो हमारा विषय बेहद ही संजीदा, बेहद गंभीर है। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ घंटे बचे हैं पोलिंग के पहले के, इसमें इस तरह का कम से कम कोई घटनाक्रम दूर दूर तक ना घटे। दूसरी बात यह कि इससे जितनी क्षति हुई है, लोगों में भय जितना व्याप्त हुआ, वो सब दूर हो और लोग निश्चित तौर पर आगे आकर वोट करके इस बात का जवाब दें, क्योंकि ये सब कुछ मतदान के पहले भय व्याप्त करने को लेकर नक्सलियों ने किया। इसके पीछे और कोई मंशा उनकी नजर नहीं आती, लेकिन आप लोग अपने मतों से इस बात का जवाब देंगे, बस्तर इसका जवाब देगा। ये उम्मीद शायद पक्ष विपक्ष और आम लोग करते हैं, सारा देश करता है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।